नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीज स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। सभी साथी लाइव जुड़ेंगे, मेहनत करेंगे, विश्वास रखेंगे कि मेहनत सफल होगी। आज 26 जनवरी है और 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो सभी को राष्ट्रीय पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी देशवासियों को इस राष्ट्रीय पर्व के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, बधाइयाँ, शुभकामनाएं। हम लोग बात करेंगे पॉलिटी की, और पॉलिटी में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं आज नागरिकता। नागरिकता के बारे में हम डिटेल में चर्चा करते हुए चलेंगे कि सर नागरिकता, सिटीजनशिप, नागरिकता या सिटीजनशिप, सिटीजनशिप का क्या मतलब है? पहले तो आप मुझे बताइए नागरिक कौन होता है। यहाँ पर आप मुझे बताइए नागरिक। नागरिक के बारे में हम बात करेंगे। सर नागरिक कहते किसे हैं? नागरिक यानी कि सिटीजनशिप, सिटीजनशिप। आप मुझे बताइए सर नागरिक, पहले सिटीजन के बारे में आप बताइए कि सर नागरिक होता कौन है। देखिए, किसी भी व्यक्ति को, किसी देश में रहने वाले व्यक्ति को उस देश के सभी मौलिक एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं, तो वह व्यक्ति उस देश का नागरिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी? नागरिक कहलाएगा। ये सारी चीजें आप लोग समझ रहे हैं मेरी बातें? तो बहुत आराम से, बहुत प्यार से पढ़ते हुए चलेंगे। कोल्ड और फीवर दोनों ही कंटिन्यू पिछले 4-5 दिन से बना हुआ है, तो मैं इसीलिए धीरे धीरे बोल रहा हूँ, है ना। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको वॉइस कम आए तो थोड़ा सा वॉइस अपने माइक का बढ़ा लेना, अपने वॉल्यूम जिसमें भी आप देख रहे हैं क्लास, है ना। राधे राधे सभी को। तो आप कहेंगे सर नागरिक कौन होगा, तो आप कहेंगे सर देश में जितने भी सभी मौलिक सभी मौलिक अधिकार प्राप्त हों या मूल अधिकार प्राप्त हों, मूल अधिकार जिसे मिल रहे हैं, हालांकि मूल अधिकार तो विदेशियों को भी मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। और सभी राजनीतिक अधिकार, सभी राजनीतिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार। तो यहाँ पर आप लोग पढ़िएगा अधिकार। तो ये सारे पॉइंट हमने यहाँ पर पढ़ लिए कि सर ये सारी चीज़ें हैं फंडामेंटल राइट्स एंड, जिसको हम पॉलिटिकल राइट्स बोलते हैं, ठीक है। जिसको ये सभी अधिकार मिलते हैं वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है जी नागरिक, सिटीजन। जैसे मैं देश का रहने वाला हूँ, मुझे देश में सभी नागरिक अधिकार मिल रहे हैं। सर यूजीसी क्या है, इसके बारे में बताओ। मैं बिल्कुल बताऊंगा, लेकिन यूजीसी जो है बहुत बहुत बड़ा एक टॉपिक है। उसमें अगर मैं आपको बताता हुआ चलूंगा तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम उसमें हो सकती है, क्योंकि फिर ये क्लास नहीं हो पाएगी, है ना। हालांकि मैं बता दूंगा यूजीसी के बारे में। चलिए, तो यहाँ पर हमने बात करनी है नागरिकता को लेकर। हम बात करेंगे सर नागरिकता। जब मैं नागरिकता की चर्चा कर रहा हूँ तो आपको ध्यान में रखना है कि जो नागरिकता है, जो सिटीजनशिप है, ये संविधान के किस में आती है? ये संविधान के भाग 2 में आती है। किस में आती है? भाग 2 में आती है, और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। कहाँ से? 5 से लेकर 11 तक नागरिकता के प्रावधान है। नागरिकता के बारे में हम बात करते हैं। चलिए, आपके कमेंट आते हैं जी, हेमंत जी, सबके कमेंट आते हैं। यहाँ हमने बात कर ली नागरिकता संविधान के 5 से लेकर 11 तक दी हुई है, ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है, और भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था है, सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब है यदि कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है वो किसी अन्य देश की नागरिकता नहीं ले सकता। यदि किसी अन्य देश का नागरिक है और वो भारत की नागरिकता लेता है तो उसे अपने देश की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन एक नोट में आप लिखिएगा, एक नोट में आप लिखेंगे कि 2015 से दोहरी नागरिकता की व्यवस्था की गई है। किसकी? दोहरी नागरिकता। आप कहेंगे सर दोहरी नागरिकता, डुअल सिटीजनशिप की व्यवस्था हमारे देश में है। नागरिकता जिसे हम क्या बोलेंगे? डुअल सिटीजनशिप। डुअल सिटीजनशिप हम इसको कहेंगे, डुअल सिटीजनशिप, डुअल सिटीजनशिप, दोहरी नागरिकता। देखिए, दोहरी नागरिकता की बात यह है कि सर ये बताइए 2015 में क्या किया गया कि 2015 में ये व्यवस्था कर दी गई
कि कुछ देशों में रहने वाले 16 देशों का नाम वहां पर आया कि 16 देशों में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों को क्या किया जाएगा, भारत की नागरिकता दी जाएगी, लेकिन उन्हें राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। जिन्हें दोहरी नागरिकता मिलेगी उन्हें ये राजनीतिक अधिकार नहीं दिए जाएंगे। आप कहेंगे सर 2015 से दोहरी नागरिकता व्यवस्था स्टार्ट हुई है, कौन सी, दोहरी नागरिकता, नागरिकता की व्यवस्था है, नागरिकता ये मैं समझाऊंगा है ना, दोहरी नागरिकता की व्यवस्था की गई है, लेकिन जिन्हें दोहरी डुअल सिटीजनशिप मिलेगी उन्हें राजनीतिक अधिकार नहीं दिए जाएंगे। दोहरी नागरिकता वाले वाले व्यक्तियों को राजनीतिक अधिकार नहीं मिलेंगे, ठीक है, राजनीतिक अधिकार नहीं मिलेंगे। मान लीजिए जिसके पास दोहरी नागरिकता है उन्हें ये पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए जाएंगे, वो चुनाव में खड़े नहीं हो सकते, वो चुनाव में वोट नहीं कर सकते, ना तो वो चुनाव में खड़े होंगे ना वो चुनाव में वोट देंगे, ठीक है। ये बातें हमने यहाँ पर पढ़ ली। हमने ये पढ़ा कि सर ये बताइए, एक नोट में यहाँ पर लिख रहा हूँ कि सर नागरिकता से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद थे, कौन कौन से अनुच्छेद थे जिन्हें जिन्हें भैया लागू किया गया था और कब लागू किया गया था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा। आप कहेंगे सर नागरिकता से संबंधित, नागरिकता से संबंधित, नागरिकता से संबंधित 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 अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे, को ही लागू किए गए थे। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है लागू किए कि सर 26 नवंबर 1949 को नागरिकता से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद थे जो लागू किए गए थे, ठीक है। ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं। मैंने यहाँ पर ये बातें बताई, मैंने यहाँ पर भी आपको बताया कि नागरिक कौन होगा, जिसे देश में सभी मूल और सभी राजनीतिक अधिकार मिलेंगे, लेकिन 2015 से दोहरी नागरिकता वाले व्यक्तियों को राजनीतिक अधिकार नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। ये भी आप लोग याद रखेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो यहाँ तक आप लोग भैया अच्छे से लिख लेंगे कि सर जो दोहरी नागरिकता दी जाएगी उसके बारे में हम बात कर लेंगे अभी आगे। चलिए, ये बातें हमने पढ़ ली कि सर नागरिकता संशोधन अधिनियम क्या कहता है। आप मुझे बताएंगे सर नागरिकता संशोधन अधिनियम, हमने पढ़ा कि सर नागरिकता संशोधन अधिनियम कब हुआ था, कब आया था, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। नागरिकता कौन से भाग में है, कौन से अनुच्छेदों में है, कहाँ से प्रेरित है, कैसी नागरिकता चलती है, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। लिखा है कि सर भारत में संविधान के किस भाग में नागरिकता की व्यवस्था है, कौन से पार्ट में नागरिकता बताई गई है, तो आप कहेंगे भाग 2 में। कि सर कौन से अनुच्छेद में है, आप कहेंगे सर 5 से लेकर 11 तक। किसमें, 5 से लेकर 11 तक। कहाँ से प्रेरित है नागरिकता, ब्रिटेन से। भारत में कैसी नागरिकता चलती है, कैसी नागरिकता चलती है, आप कहेंगे सर एकल नागरिकता की व्यवस्था है, सिंगल सिटीजनशिप की व्यवस्था है। कि सर नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9 ये कब लागू किए गए थे, तो 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे। क्या ये सारी चीजें समझ में आई। इंस्पायर्ड का मतलब है कि भारत में जो नागरिकता की व्यवस्था है, एकल नागरिकता, ये अवधारणा, इसकी विचारधारा हमने कहाँ से ली है, आप कहेंगे ब्रिटेन से। जैसे अमेरिका से मूल अधिकारों की अवधारणा ली है, ठीक वैसे ही नागरिकता की व्यवस्था हमने कहाँ से ली है, ब्रिटेन से ली है। निजाम जी कह रहे हैं सर मैं बहुत परेशान हूँ, बात कर लो। क्या हुआ माय डियर, क्या हुआ। देखिए परेशान अगर होंगे तो बहुत दिक्कत होगी, बहुत दिक्कत होगी। परेशान ना होइए, परेशान होने से बड़ा समस्या रहती है, ठीक है। अगर आप परेशान होंगे तो आपका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, है ना। क्योंकि ऐसे समझो जब तबीयत खराब होती है तो पढ़ने का मन नहीं होता, है ना। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, अगर मेरी तबीयत ठीक रही होती तो मैं ऐसे धीरे धीरे बोल के थोड़ी पढ़ा रहा होता, मैं पूरे जुनून में पूरे जोश के साथ पढ़ाता हूँ, तेज बोलता हूँ, है ना।
लेकिन जब तबीयत खराब है तो मजबूरन स्लो बोलना पड़ रहा है। आपको भी थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा। वैसे ही जब आपका मन परेशान है तो आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा होगा। तो पहले तो आप परेशानी को समझिए, क्या परेशानी है, उसका क्या समाधान हो सकता है, उसका समाधान करिए, है ना। चलिए, तो मेरे साथ बोलिए, नागरिकता संविधान के किस भाग में? 2 में। कौन कौन से अनुच्छेद? 5 से लेकर 11 तक। कहाँ से इंस्पायर्ड है? ब्रिटेन से। कैसी नागरिकता चलती है भारत में? एकल नागरिकता। नागरिकता से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू किए थे? आप कहेंगे सर 26 नवंबर 1949 को 5, 6, 7, 8, 9 ये अनुच्छेद लागू किए गए थे। ठीक है, चलिए अब बात आती है नागरिकता प्राप्त करने के प्रकार क्या हैं। नागरिकता प्राप्त करने के प्रकार है 5। 5 प्रकार से हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? अब ये बताइए कि सर 5 प्रकार से हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, तो कैसे प्राप्त करेंगे मुझे बताइए। अच्छा, आज हमारी बहन का जन्मदिन है, कोमल सैनी का, नहीं किसका था, अच्छा आकाश गौतम का जन्मदिन है। आकाश जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की। जिनका भी बर्थडे है आज, सभी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप बहुत भविष्य में आगे जाए, खूब तरक्की करें। ठीक है, अभी हम पढ़ लेते हैं। चलिए, हमने यहाँ पर पढ़ना है कि सर 5 प्रकार हैं। 5 प्रकार है नागरिकता प्राप्त करने के। एक तो है जन्म से, कि सर हम जन्म से नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। बाय बर्थ हम नागरिकता कैसे ले सकते हैं। तो जन्म से नागरिकता प्राप्त करने का जो प्रकार है वो ये है कि किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 या उसके पश्चात भारत में हुआ हो तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं। कुछ अपवाद एक्सेप्शन से हैं। जैसे विदेशी राजनयिक जो भारत सरकार की नौकरी करते हैं या भारत में रहते हैं, उनके बच्चों का जब भारत में जन्म हो रहा है तो शत्रु के अधीन जो भारत का भूभाग है वहां पर यदि बच्चे जन्म ले रहे हैं तो क्या उन्हें भारत की नागरिकता मिलेगी? तो ये अपवाद है। ठीक है, ये अपवाद है, उन्हें भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। लेकिन इसका मिसयूज किया गया। इसका मिसयूज किया गया, और मिसयूज क्या था? मिसयूज ये है कि भैया जैसे कोई विदेशी शत्रु भागकर भारत में आया, छिप गया, आप पहचान छिपा ली, अब उसका बच्चा भारत में जन्म लिया तो उसने भारत में बच्चे को भारत की नागरिकता दिलवा दी। तो हुआ ये, एक संशोधन किया गया, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955, नहीं 1986, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1986, 1986 में यह व्यवस्था की गई कि यदि कोई बच्चे का जन्म 26 जनवरी 1950 के दिन भारत में होता है तो उसे जन्म के आधार पर नागरिकता तभी दी जाएगी जब उसके जन्म के समय माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। ठीक है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 ये कहता है कि यदि किसी बच्चे का जन्म 26 जनवरी 1950 के दिन भारत में हुआ है तब उस बच्चे को भारत की नागरिकता दी जाएगी जब उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। ठीक है, लिख लीजिए यहाँ पर आप लोग, है ना। ये हमने पढ़ लिया कि सर जन्म से क्या है, किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 या उसके पश्चात भारत में हुआ हो और जन्म के समय माता पिता में से कोई भारत का नागरिक हो तब उसे भारत की नागरिकता मिल जाती थी। लिखने के चक्कर में मत पढ़ना, बस ये समझ लेना। ये सारी थ्योरी आपके एग्जाम में नहीं आती, केवल प्रकार पूछा जाएगा, कितने प्रकार से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ये सारी थ्योरी मैं आपको समझाने के पर्पज से यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ठीक है, सारी चीजें मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ठीक है, आगे बात करें कि सर अपवाद क्या थे कि विदेशी राजनयिकों के भारत में जन्मे बच्चे, शत्रु के अधीन भूभाग पर जन्मे बच्चे, ये अपवाद हैं, ये इसका मिसयूज करते हैं। लेकिन नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 हुआ जिसमें ये कहा गया कि जन्म से नागरिकता के लिए उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए, तभी उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, कोमल जी मुझे फीवर है पिछले 4-5 दिन से, है ना, 4-5 दिन से फीवर भी है, कोल्ड भी है। और जब कोल्ड हो जाता है तो गले में ना बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उनको, दर्द होने लगता है, खरांशें आ जाती हैं जिससे दर्द होने लग जाता है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे नहीं भैया 1986 होगा, 1955 नहीं होगा। यहाँ पर हम बात करेंगे वंश परंपरा। विदेश में किसी का जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद हुआ हो। देखिए दूसरा प्रकार है वंश परंपरा से। यदि किसी बच्चे का जन्म
26 जनवरी 1950 के दिन या उसके बाद भारत के अन्य किसी देश में, भारत के बाहर किसी अन्य देश में हुआ है, तो उस बच्चे को जन्म के आधार पर नहीं, वंश परंपरा के आधार पर नागरिकता मिलेगी। वंश परंपरा का मतलब क्या है कि माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। मैं अमेरिका गया, मेरे बच्चे का जन्म अमेरिका में हुआ, तो मेरे बच्चे को, अमेरिका में जन्मे बच्चे को, मेरी या मेरी वाइफ की नागरिकता के आधार पर उसको भारत की नागरिकता मिलेगी। ठीक है, ये वंश परंपरा कहती है। लेकिन माता की नागरिकता के आधार पर बच्चे, विदेश में जन्मे बच्चे को भारत की नागरिकता कब से मिलना प्रारंभ हुई है? मान लीजिए हम यहाँ पर बात करते हैं कि कोई महिला जो भारत की है और वो विदेश जाती है किसी काम से या कैसे भी जाती है, पति उसका है नहीं वहाँ, पति भारत में ही है, या वो डिवोर्स लेकर चली गई, ठीक है, ऐसी स्थिति में उसका एक बच्चा होता है अमेरिका में, तो उसके बच्चे को माता की नागरिकता के आधार पर जो नागरिकता दी जाएगी, ये प्रावधान किया गया नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 में। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1992 कहता है कि बच्चे को, विदेश में जन्मे बच्चे को माता की नागरिकता के आधार पर भारत की नागरिकता दी जाएगी, ऐसी वंश परंपरा में व्यवस्था है। ठीक है, चलिए, हमने पढ़ा कि वंश परंपरा, विदेश में किसी का जन्म 26 जनवरी 1950 को हुआ हो या उसके बाद हुआ हो, तो वंश में जन्मे बच्चे को उसकी माता पिता के आधार पर भारत की नागरिकता मिलेगी। लेकिन साथ में ये बात की गई कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 कहता है कि माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्मे बच्चे को भारत की नागरिकता दी जाएगी। केवल माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्मे बच्चे को जो नागरिकता दी जाएगी वंश परंपरा के आधार पर, वो भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 लाया गया था। क्या लाया गया था? 1992 लाया गया था। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं कि सर एक नोट यहाँ पर लिखा हुआ है, नोट का मतलब है 3 दिसंबर 2004। 3 दिसंबर 2004 ये कहता है कि भारत के बाहर जन्मे बच्चे को वंश परंपरा के आधार पर नागरिकता नहीं दी जाएगी। अब आप कहोगे सर अभी तो आपने बताया था कि वंश परंपरा के आधार पर भारत की नागरिकता मिलेगी, लेकिन एक कानून बना 3 दिसंबर 2004 में, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के बाद एक अधिनियम आता है जो लागू होता है 3 दिसंबर 2004 को। वो ये कहता है कि किसी भी बच्चे के विदेश में जन्म लेने से उसे भारत की नागरिकता तब तक नहीं दी जाएगी जब तक उस बच्चे के जन्म के 1 वर्ष के भीतर इंडियन एम्बेसी, इंडियन कंसल्टेट या भारतीय वाणिज्यिक दूतावास में माता पिता द्वारा रजिस्ट्रेशन ना करा दिया जाए कि ये अजीत सिंह है, मैं अजीत सिंह हूँ, मेरे बेटे का जन्म अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में इस हॉस्पिटल में इतने बजे इस दिन हुआ था, इस तारीख को हुआ था। जब मैं रजिस्ट्रेशन कराऊंगा तो वो रिकॉर्ड में हो जाएगा, फिर मैं अगर भारत आता हूँ तो मैं अपने बच्चे को भारत की नागरिकता दिलवा पाऊंगा। लेकिन यदि मैंने वहां पर 1 वर्ष के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया कि मेरे बच्चे का जन्म इस हॉस्पिटल में इस तारीख को इतने बजे हुआ था, तब तक मेरे यहां पर आप ये लिखिए, देखिए बहुत सारे 1-2 बच्चे कह रहे हैं सर हाथ से लिखकर पढ़ाओ। ये बताओ अगर मैं हाथ से लिखूंगा तब भी तो यही लिखूंगा। मैंने शायद आपको 2-3 चीजें बताई थी कि भाई हमें अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। आजकल के बच्चे क्यों सिलेक्शन ले रहे हैं? क्योंकि वो अपडेट कर रहे हैं। भाई हमें अपडेट करना पड़ेगा। मैं हाथ से लिखकर पढ़ाऊंगा, नागरिकता 3 दिन की क्लास में खत्म नहीं होगा, क्योंकि लिखना तो मुझे तब भी यही चीजें हैं और अब भी यही चीजें बोल रहा हूं। अब मैं समझा ज्यादा रहा हूं, ठीक है, आपसे मैं रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं कि आप लिखने पर फोकस ना करें, है ना। मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूं कि लिखने पर फोकस ना करें। आप लिखने पर फोकस करेंगे बड़ा दिक्कत हो जाएगी, है ना, बहुत दिक्कत हो जाएगी। अभी आप समझें, पीडीएफ मिल रही है, प्रिंट आउट निकालें, अपने फ़ोन में सेव कर लें, जहाँ जाए वहाँ रिवीजन कर लें। लेकिन लिख कर अगर मैं एक एक शब्द लिख कर बताऊंगा तो फिर बहुत समस्या होती है जी। समझ रहे हैं आप मेरी बात? बाकी आप बहुत समझदार हैं, शायद मुझे समझाने की आवश्यकता भी नहीं है ना, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा कंटेंट मिल जाता है और ज़्यादा समझाने का समय मिल जाता है। लिखना तो फिर भी यही चीज़ें हैं, ठीक है। 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत के बाहर जन्मे बच्चे को वंश परंपरा के आधार पर नागरिकता नहीं दी जाएगी। दूसरा पॉइंट कहता है कि जन्म के 1 वर्ष के भीतर भारतीय वाणिज्यिक दूतावास में पंजीकरण कराना आवश्यक होगा। मस्ट बी रजिस्टर्ड विद इंडियन कंसल्टेट विद
विद इन अ ईयर ऑफ बर्थ, बच्चे के जन्म के 1 वर्ष के भीतर जो भारतीय वाणिज्यिक दूतावास है, इंडियन कंसल्टेट या इंडियन एम्बेसी है, वहां पर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, तब जाकर उसे वंश परंपरा के आधार पर नागरिकता मिलेगी। तब जाकर उसे क्या मिलेगा? वंश परंपरा के आधार पर नागरिकता मिलेगी। समझ गए? समझ गए जी? ये सारे पॉइंट आपने लिख लिए, है ना? यहां तक आपने ये बातें पढ़ ली, मेरी समझ में आया आपको? चलिए, जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि भाई नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 में क्या कहता है। हालांकि ये सब पूछा नहीं जाता, केवल क्या पूछा जाता है? प्रकार कितने हैं? जन्म से, वंश परंपरा से, पंजीकरण से, देशीयकरण से, भूमि अर्जन से, वाई बर्थ, वाई डिसेंट, वाई रजिस्ट्रेशन, वाई नेचुरलाइजेशन, वाई एक्विजिशन ऑफ लैंड। ठीक है, चलिए। दूतावास का मतलब है इंडियन एम्बेसी, जो विदेशों में होती है हमारी, कि हमारे नागरिकों को वहां पर कोई दिक्कत तो नहीं है, अगर दिक्कत है तो वो हमसे शिकायत वहां पर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चलिए लिख लीजिए आप लोग फटाफट से। अब आगे बात आती है पंजीकरण। यहां पर हम बात करेंगे सर पंजीकरण से, देशीयकरण, पंजीकरण और भूमि अर्जन। तीसरा प्रकार है पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन। देखिए, यदि यदि किसी का जन्म भारत में हुआ था और वो भारत के बाहर किसी अन्य देश में रह रहा है और वो भारत की नागरिकता लेना चाहता है, तो उसे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए उसे 5 साल भारत में रहना पड़ेगा। ये जो लिमिट है, ये टोटल लिमिट अब कितनी कर दी गई है? अब ये लिमिट कर दी गई है 5 साल। पंजीकरण का मतलब है कि जिस व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ था परंतु भारत के बाहर निवास कर रहा हो, विदेशी महिला जो भारतीय पुरुष से विवाह कर चुकी हो, करने वाली हो, पंजीकरण हेतु आवेदन करने की तिथि से 5 साल तक वो भारत में रहे और जिस दिन वो आवेदन कर रही है उससे 1 साल लगातार भारत में रहकर उसे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा कि मैं भारत की नागरिकता लेना चाहता हूं, लेना चाहती हूं। जैसे एक पाकिस्तानी महिला है सीमा हैदर, उसने सचिन नामक व्यक्ति से शादी कर ली। ठीक है, अब सीमा हैदर यदि भारत की नागरिकता लेना चाहेगी तो उसे पंजीकरण कराना पड़ेगा। उसे 5 साल तक भारत में रहना पड़ेगा और 1 साल लगातार भारत में रहकर, जैसे 4 साल पहले रह गई है ना, अब 1 साल से वो लगातार भारत में रह रही है, तब जाकर वो रजिस्ट्रेशन करेगी। गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री में जाकर वो रजिस्ट्रेशन कराएगी। सचिन कराएगा जी, ये सीमा हैदर मेरी, सीमा जो भी सचिन का सरनेम होगा, सीमा जो है मेरी पत्नी है और ये पिछले 5 साल से भारत में रह रही है, मैंने इससे शादी कर ली, ये मेरे सर्टिफिकेट है शादी के, इन्हें भारत की नागरिकता दी जाए। तब भारत सरकार गृह मंत्रालय के द्वारा उसे भारत की नागरिकता देगी। ठीक है, चलिए यहां पर आपने लिख लिया। अब बात हो रही है सर, ये हमने पढ़ लिया, ये हमने सारी चीजों की बात कर ली कि विदेशी महिला जो भारतीय पुरुष से विवाह कर चुकी है या भारत में जन्मा व्यक्ति जो भारत के बाहर रह रहा हो, जन्म तो भारत में हुआ लेकिन जन्म लेते ही वो भारत के बाहर चला गया, ठीक है, तो उस व्यक्ति को पंजीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता लेगी। क्या होगी? भारत की नागरिकता ले लेगी। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से, नोट डाउन इसको कर लीजिए। चलिए, बहुत बढ़िया जी, शानदार शानदार, अच्छे से सारी चीजें आपने पढ़ ली। ठीक है, अब बात आती है सर पंजीकरण के लिए और कौन लोग करवा सकते हैं। ऐसे ऐसे व्यक्ति जो राष्ट्रमंडल देशों में रहते हैं। राष्ट्रमंडल देशों की संख्या वर्तमान में 56 है। तो राष्ट्रमंडल देशों के ऐसे नागरिक जो भारत में रहते हैं या भारत सरकार की नौकरी करते हैं। राष्ट्रमंडल का मतलब है जो पहले कभी गुलाम रहे हों, ठीक है, जो ब्रिटेन के कभी गुलाम रहे हों, ठीक है, जिन्हें स्वतंत्रता मिल चुकी है, जो स्वतंत्र हो चुके हैं, वो कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं। जो उन देशों के जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं, राष्ट्रमंडल देशों के नागरिक हैं जो भारत में रहते हैं, भारत सरकार की नौकरी करते हैं, उन्हें भी रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भारत की नागरिकता मिल जाएगी। क्या होगा जी? भारत की नागरिकता मिल जाएगी। देशीयकरण की अगर बात करेंगे, बाय नेचुरलाइजेशन, कोई विदेशी व्यक्ति जो स्वेच्छा से भारत की नागरिकता ग्रहण करना चाहता हो। आप कहेंगे सर कोई विदेशी व्यक्ति जो स्वेच्छा से भारत की नागरिकता ग्रहण करना चाहता हो, अपनी मर्जी से कोई विदेशी व्यक्ति भारत की नागरिकता लेना चाहता है, तो पहले तो ये इसकी लिमिट थी 11 साल, अब ये भी घटाकर 5 साल कर दी है। क्या कर दी है? 5 साल करती है। ठीक है जी,
समझ रहे हैं आप? यहां पर हमने पढ़ा कोई विदेशी व्यक्ति जो अपनी मर्जी से भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो वो देशीयकरण के माध्यम से लेगा। अब आपके दिमाग में दो क्वेश्चन आएंगे कि सर पंजीकरण और देशीयकरण दोनों एक जैसा है क्या? ना, अलग अलग है। देखिए, देशीयकरण किसे, जो विदेशी नागरिक है वो भारत की नागरिकता लेने के लिए पंजीकरण कराएगा, या नेचुरलाइजेशन, तो नेचुरलाइजेशन या देशीयकरण के माध्यम से। अब पंजीकरण कौन कराएंगे? ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म तो भारत में हुआ था लेकिन वो भारत के बाहर चले गए, उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। कोई विदेशी महिला जो भारतीय पुरुष से विवाह कर चुकी है उसे भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। कोई राष्ट्रमंडल देशों का व्यक्ति या नागरिक जो भारत में रहते हैं, भारत सरकार की नौकरी करते हैं, उन्हें भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो वो तो हो गई रजिस्ट्रेशन वाली बात। पंजीकरण का मतलब है कोई विदेशी व्यक्ति है जो भारत की नागरिकता अपनी मर्जी से लेना चाहता है तो उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी, यह है देशीयकरण। अब बात आ जाती है, देखिए देशीयकरण में लिखा भारतीय नागरिकता के आवेदन के लिए 1 वर्ष से लगातार भारत में रह रहा हो, कुल मिलाकर 5 वर्षों तक भारत में रहे। पहले ये कितना था? पहले ये हुआ करता था 11 साल। पहले कितने साल था ये? 11 साल। लेकिन नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा इसको क्या कर दिया? घटाकर 5 साल कर दिया। ठीक है। संविधान में उल्लेखित भाषाओं में से किसी एक भाषा का अच्छा ज्ञान हो। देशीयकरण के माध्यम से तभी नागरिकता दी जाएगी जब कोई व्यक्ति कुल मिलाकर 5 साल भारत में रहे और लगातार 1 साल से भारत में रह रहा है। जब वो क्या करने जा रहा है? रजिस्ट्रेशन कराने जा रहा है, अपने आप का अप्लाई करने जा रहा है फॉर्म कि भाई मैं भारत में रह रहा हूं, मैं विदेशी नागरिक हूं और मुझे इतने साल भारत में रहते हुए हो गए और मुझे 22 भाषाओं में से एक भाषा अच्छे से आती है, चाहे वो बोलना जानता हो या लिखना जानता हो। ठीक है। तो यहां पर हमने बात करनी है इधर नागरिकता के बारे में बात करेंगे कि संविधान में उल्लेखित भाषाओं में से किसी एक का अच्छा ज्ञान हो, कुल मिलाकर 5 साल तक रहे, आवेदन करने, जिस दिन वो अप्लाई करने जा रहा है, आवेदन करने के लिए 1 वर्ष से वो लगातार भारत में रह रहा हो, ऐसे व्यक्ति को देशीयकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है जी। चलिए, यूजीसी क्या है सर? यूजीसी बताओ भैया। यूजीसी, अब मैं सोच रहा हूँ इसको ही बता दूं पहले। चलो यूजीसी बता देता हूँ। यूजीसी क्या है समझिए आप मेरी बात। पहले मैं इसका 5वां प्रकार कंप्लीट कर दूं, 5वां प्रकार कंप्लीट कर दूं, है ना? चलिए, 22 नहीं 23 भाषाएं। अब अच्छा बताओ, 23 भाषा कौन सी बढ़ा दी भाई? 23वीं। बताना 23वीं कौन सी बढ़ा दी है? 22 भाषाएं जो मान्यता प्राप्त है। ठीक है। शास्त्रीय भाषा 11 है। चलिए, हमने लिख लिया यहां तक। हम बात करेंगे सर 5वां प्रकार क्या है? भूमि अर्जन से भारत सरकार द्वारा किसी नए भूभाग को अर्जित कर भारत में मिला लिया हो, किसी ऐसे क्षेत्र को भारत सरकार ने भारत में शामिल कर लिया जो पहले हमारा नहीं था, वहां रहने वाले लोगों को भारत की नागरिकता अपने आप मिल जाएगी। जैसे पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, उसको यदि हम भारत में शामिल करते हैं तो पीओके में रहने वाले लोगों को भारत की नागरिकता अपने आप ही मिल जाएगी। ठीक है जी, अपने आप ही मिल जाएगी। क्या यहां तक समझ में आया आपको? ठीक है। ये टोटल ही थ्योरी है। अब नागरिकता का अंत कैसे होगा? आप कहेंगे सर नागरिकता का अंत होता है 3 प्रकार से। चलिए पहले मैं यूजीसी समझाता हूं। यूजीसी क्या कहता है? यूजीसी कहता है 2026। हालांकि यूजीसी की फुल फॉर्म क्या है? यूजीसी। ठीक है। देखिए, अगर मैं यूजीसी की बात करता हूं तो यूजीसी की स्थापना होती है, संसद का एक अधिनियम था जिसके माध्यम से यूजीसी 1956 में स्थापित किया गया था। यूजीसी की फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। इसका उद्देश्य है कि भाई जो विश्वविद्यालय हैं, जो कॉलेज वगैरह, इन्हें मान्यता देना, कॉलेजों में जो भेदभाव है उसको समाप्त करना, भेदभाव को रोकना। तो ये जो अब यूजीसी बिल 2026 आया है, ये यूजीसी बिल 2026 भेदभाव अधिनियम 2012 का ही एक अपडेट वर्जन है। 2012 का जो अधिनियम था उसमें प्रत्येक विश्वविद्यालयों में
आयोग बनाए गए थे SC ST के लिए कि जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति होंगे उनके विद्यार्थियों के साथ यदि अभद्रता की जाती है, मिसबिहेव किया जाता है, तो वह SC ST के विद्यार्थी उन आयोगों में जाकर अपनी रिपोर्ट कर सकते हैं, अपनी शिकायत कर सकते हैं। ठीक है। अब 2026 और उस समय क्या था, जैसे मान लीजिए मैं SC ST का हूं और मैंने शिकायत की है, अगर मेरी शिकायत झूठी पाई जाती है तो वो कमीशन मेरे खिलाफ भी एक्शन ले सकता था, है ना। ये अधिकार आयोगों को थे उस समय विश्वविद्यालयों में जो आयोग बनाए गए थे। ठीक। अब क्या बनाया 2026 में, अब इसमें OBC भी शामिल किया, SC ST और OBC इनसे संबंधित अब विश्वविद्यालयों में आयोग बनाए जाएंगे। अब उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई है कि यदि उनके पास शिकायत आती है SC ST OBC से संबंधित विद्यार्थियों की कि हमारे साथ जो है अभद्रता की जा रही है, मतभेद किया जा रहा है, जातिगत मतभेद किया जा रहा है, तो उसको रोकने के लिए आयोग जो है 30 से 60 दिन के अंदर एक रिपोर्ट तैयार करेगा और वो देगा। लेकिन अब विरोध क्यों हो रहा है, विरोध ये हो रहा है, सरकार की दो मंशाएं। सरकार एक तो चाह रही है कि जातिगत जो असमानता उन्हें समाप्त कर दिया जाए कॉलेजों में, दूसरा ये है कि भाई बढ़ावा मिले लोगों को। इसका साइड इफेक्ट ये है, सवर्ण या जर्नल लोग ये चाह रहे हैं कि भाई यदि किसी SC ST OBC ने शिकायत कर दी जाकर कि भाई ये जो व्यक्ति हैं ये हमारे साथ अभद्रता कर रहे हैं, तो अब जो शिकायत कर रहा है उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा, जबकि पहले कानून में एक्शन की व्यवस्था थी कि झूठी शिकायत की तो शिकायतकर्ता पर ही कार्यवाही होगी। लेकिन अब यदि कोई शिकायतकर्ता शिकायत कर रहा है और उसकी जांच भी नहीं हो रही कि भाई उन्होंने शिकायत सच्ची की थी या झूठी की थी, तो एक तो विरोध का कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि मान लीजिए जैसे शिकायत कर दी, मेरे ऊपर ही शिकायत हो गई है ना, मेरी जांच होने लगी, तो मुझे वहां पर टर्मिनेट किया जाएगा। किसी भी विश्वविद्यालय में अगर मैं पढ़ रहा हूं या पढ़ा रहा हूं तो मुझे टर्मिनेट कर दिया जाएगा। जब टर्मिनेट कर दिया जाएगा 5 साल 6 साल जितने भी समय मेरे ऊपर केस चलेगा, तो मेरा भविष्य तो बर्बाद हुआ। और 6 साल के बाद 10 साल के बाद ये पता चले कि अजीत सिंह तो निर्दोष थे, तो भाई एक तो उस पर कार्रवाई नहीं हुई जिसने फंसाया, दूसरा मेरे 10 साल यहां के बर्बाद हो गए, 10 साल तो बर्बाद हो गए। तो ये कानून के कुछ लूप पॉइंट हैं। UGC बिल 2026 लागू हो चुका है 15 जनवरी 2026 में प्रत्येक कॉलेज में। ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो इसलिए विरोध चल रहा है UGC का। बाकी इस पे अंकित सर एक वीडियो बनाने वाले हैं बहुत जल्दी, आज ही बना देंगे शाम को, परेशान मत हो आप। ठीक है, समझ में आ गई होगी अब तो UGC वाली चीजें। चलिए धन्यवाद। यहां हम बात कर रहे हैं, यहां पर हम बात कर रहे हैं नागरिकता का अंत क्या है, एंड ऑफ सिटीजनशिप। देखिए, परित्याग यानी कि त्याग करने पर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता खत्म हो जाएगी। पर्यावसान टर्मिनेशन करने पर यदि किसी व्यक्ति की नागरिकता भारत में खत्म की जाए कि भाई मान लो अमेरिका की भी नागरिकता भारत की भी नागरिकता है, तो उस व्यक्ति को यह ऑफर दिया जाएगा कि आप एक ही देश की नागरिकता लो, चाहे तो अमेरिका की या भारत की, तो उसकी नागरिकता टर्मिनेट कर दी जाएगी। भारत की नागरिकता है टर्मिनेट कर दी जाएगी क्योंकि भारत में एकल नागरिकता चलती है। ठीक है, अब यहां पर बात आती है वंचित किया जाना। वंचित किया जाना, डिप्रीवेशन क्या है, डिप्रीवेशन का मतलब है यदि कोई भारत का नागरिक युद्ध के समय शत्रु देश की सहायता करता है या भारत में संविधान का पालन नहीं करता, संविधान का मतलब नहीं करता, तो ये जो है इनको हटा दिया जाएगा। क्या सर ये UGC ठीक है? देखिए इसमें बहुत लूज पॉल है। एक तो डर माहौल बन जाएगा सवर्णों में, उनमें डर का माहौल ये है कि उनके खिलाफ किसी ने भी झूठी शिकायत कर दी तो एक तो उनका करियर दांव पर लग सकता है, दूसरा ये है कि भाई एक स्क्वाड आएगा, एक इक्विडिटी स्क्वाड पूरे कॉलेज में तैनात किया जाएगा। एक भैया स्क्वाड बनाया गया है, यानी कि एक फोर्स बनाई गई है जो सिविल ड्रेस में सभी कॉलेजों में रहेगी। ठीक है, जो छात्रों की गतिविधियों पर निगरानी करेगी, जिससे उन छात्रों की जो इंडिविजुअलिटी है, जो उनकी प्राइवेसी है, वो भी खत्म हो सकती है।
उन छात्रों को डर ये रहेगा कि भाई ये तो यहीं घूम रहे हैं इस सब में, है ना। हो सकता है कोई किसी को जो स्क्वाडी जो स्क्वाड वगैरह रहेंगे, स्क्वाड रहेगा, उसको भाई कुछ खिला पिला कर किसी के ऊपर जबरदस्ती कार्रवाई करवा दी जाए। तो ये बहुत सारे डर का माहौल है इसमें। इसमें दोनों पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें हैं, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें हैं, ठीक है। तो यहां पर हमने बात कर ली कि नागरिकता का अंत कैसे होगा, 3 प्रकार से। नागरिकता का अंत जो होगा वो 3 प्रकार से होगा, 3 टाइप से नागरिकता का अंत होगा। जैसे परित्याग करने पर, पर्यावसान करने पर, और आप कहेंगे सर वंचित किए जाने पर, डिप्रीवेशन। ठीक है, ये आपने समझ लिया कि जब खुद त्याग दे, इसका मतलब है जब दो दो देशों की नागरिकता यदि ले रहा है तो भारत सरकार उसकी नागरिकता को टर्मिनेट कर देगी, ठीक है। आगे बात करें वंचित किया जाना। वंचित किए जाने का क्या मतलब है, जैसे संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाने पर सरकार डिप्रीवेशन करेगी, नागरिकता खत्म कर देगी। युद्ध काल में शत्रु की सहायता करने पर, भाई पाकिस्तान से युद्ध चल रहा है हमारा और हमारी गोपनीय जानकारी कोई पाकिस्तान को दे रहा है, ऐसी स्थिति में भी उनकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। पंजीकरण या देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के 5 वर्ष के भीतर, 5 वर्ष के भीतर किसी अन्य देश द्वारा 2 वर्ष की सजा पाने पर, अमेरिका के नागरिक ने भारत की नागरिकता ले ली, लेकिन उसने वहां पर जो केस चल रहे थे उसके बारे में नहीं बताया, यानी कि 400 बीसी करके भारत की नागरिकता ले ली। ऐसी स्थिति में अमेरिका ने यदि उसे क्या कर दिया, आप कहेंगे सर अमेरिका ने यदि क्या कर दिया, उसे 5 साल की सजा दे दी, तो उसकी भारतीय नागरिकता खत्म हो जाएगी 2 वर्ष के अंदर अंदर। ठीक है, मान लीजिए कि सर किसी दूसरे देश का कोई नागरिक था, मैं ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला था, मैंने ऑस्ट्रेलिया, मेरे ऊपर केस चल रहा था, मैंने भारत सरकार को नहीं बताया, मैंने 400 बीसी से भारत की नागरिकता ले ली। अब ऑस्ट्रेलिया में मुझे अभी भारत की नागरिकता ले हुए 5 साल भी नहीं हुए, 5 साल के अंदर अंदर ऑस्ट्रेलिया मुझे 2 साल की सजा देती है, तो मेरी भारत की जो नागरिकता है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। समझ रहे हैं, चलिए। ज्योति पांडे कह रही है सर संविधान में अंबेडकर का क्या योगदान था। बेटा अंबेडकर जी ने ही संविधान को सुसज्जित रूप से बनाया है। हालांकि संविधान का प्रारूप भले ही बी एन राव ने बनाया, लेकिन संविधान के जनक माने जाते हैं अंबेडकर साहब। अंबेडकर साहब ने ही उस पूरे प्रारूप को मॉडिफाई किया है। बी एन राव ने तो मात्र 243 अनुच्छेद पेश किए थे, जबकि अंबेडकर साहब ने उन्हें बढ़ाकर 395 कर दिया। तो बहुत सारी चीजें मॉडिफाई हुई हैं। तो ये कहना तो गलत ही हो जाएगा कि अंबेडकर साहब ने कुछ नहीं किया। अंबेडकर साहब ने उसमें बहुत सारी चीजें की हैं, इसीलिए उनके योगदान को देखते हुए अंबेडकर साहब को संविधान का जनक कहा जाता है। ठीक है, चलिए ये सारी चीजें लिख ली। यदि कोई व्यक्ति भारत से लगातार 7 वर्षों तक बाहर रहता है बिना बताए, तो उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। अब आप कहेंगे सर हमने तो बहुत सारी वीडियो देखी है, 10 साल बाद भारत लौटे, 15 साल बाद भारत लौटे, तो वो उनकी नागरिकता खत्म नहीं होती, होती है। लेकिन यदि कोई जो 15 साल बाद भी आ रहा है, वो समय समय पर भारतीय वाणिज्यिक दूतावास को, इंडियन एम्बेसी को, इंडियन कंसल्टेट को ये सूचना देता है कि मैं कनाडा में इस शहर में इस एड्रेस पर रहता हूं, वो भारत सरकार को सूचना भेज रहा है, भारत को वो सूचना दे रहा है, हर समय समय पर वो सूचना दे रहा है कि मैं यहां पर रहता हूं, मेरा वीजा ये है और मैंने इतना और बढ़वा लिया। तो ऐसी स्थिति में उसकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। लेकिन जो लगातार 7 वर्षों से भारत के बाहर रह रहा है बिना किसी सूचना के, तो उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। चलिए, किसी भारतीय स्त्री द्वारा विदेशी पुरुष से विवाह करने पर, आप कहेंगे सर यहां पर आप कहेंगे ऑन मैरिज ऑफ एन इंडियन वुमेन ऑफ फॉरेन मैन। जैसे प्रियंका चोपड़ा हैं जिन्होंने निक जॉन से शादी की थी, सानिया मिर्जा हैं जिन्होंने शुएब मलिक से शादी की, हालांकि अब तो तलाक हो चुका है, तो इनकी नागरिकता खत्म क्यों नहीं हुई? वो इसलिए नहीं हुई क्योंकि इन्होंने भारत की नागरिकता नहीं छोड़ी, ये भारत की ही नागरिक रही, इन्होंने विदेश में जाकर विदेशी नागरिकता एक्सेप्ट नहीं की, ये पासपोर्ट पर ही विदेश में रही। ठीक है, ये भारतीय कोई छोटी मोटी महिला तो है नहीं, बहुत सारा टैक्स आता है इनसे। सानिया मिर्जा नेशनल प्लेयर है भारत की, प्रियंका चोपड़ा बड़ी सेलिब्रिटी है भारत की, तो बहुत सारा टैक्स मिलता है भारत सरकार को उनसे। तो इसलिए हाँ जी,
इसलिए उनकी नागरिकता खत्म नहीं हुई है, क्योंकि भारत की है, वो भारत की नागरिकता ले रखी। यदि वो विदेशी नागरिकता स्वीकार कर लेती तो उनकी भारत की नागरिकता खत्म कर दी जाती। ठीक है, चलिए लिख लीजिए, लिख लीजिए जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी से लिख लीजिए भैया। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ तक आप लोग इसको नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, हम आगे चलते हैं कि सर संविधान में नागरिकता से संबंधित कुछ प्रावधान है, कुछ आर्टिकल्स हैं। ये आर्टिकल्स क्या कहते हैं, ये आर्टिकल्स क्या कहते हैं सर? यूजीसी पूरे भारत में लागू कर दिया गया। हाँ जी, लागू कर दिया गया है जी। चलिए हम बात करेंगे सर अनुच्छेद 5। ये कहता है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता के बारे में प्रावधान। संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता के बारे में प्रावधान। जब संविधान लागू हुआ उस समय से जो भारत में रह रहे हैं उन्हें भारत की नागरिकता मिलेगी, ऐसी व्यवस्था अनुच्छेद 5 में दी हुई है। चलिए गुरुजी, आप मानते हैं कि यूजीसी ठीक है या नहीं? मैं मानता हूं, मेरे मानने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मैं मानता हूं कि गलत है, मैं मानता हूं सही है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, मैं अपना ओपिनियन दे सकता हूं कि कुछ चीजें उसमें बहुत गलत हैं, कुछ चीजें बहुत गलत हैं। ठीक है, उसमें कुछ चीजें तो गलत हैं, लेकिन कुछ चीजें बहुत सही भी हैं, कुछ चीजें तो गलत हैं। चलिए, मैं पूरी तरीके से उसे गलत भी नहीं कह सकता और पूरी तरीके से उसे सही भी नहीं कह सकता। ठीक है, जैसे मैं संविधान पढ़ाता हूं, जितनी मुझे संविधान की समझ है, मैं उस आधार पर कह सकता हूं कि यूजीसी ना तो पूरी तरीके से सही है, ना तो पूरी तरीके से गलत है। ठीक है, चलिए कि भाई संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता के बारे में प्रावधान क्या होंगे, तो ये सारी चीजें आप लिखिए। ठीक है, यहाँ पर बात आ रही है सर अनुच्छेद 6 क्या कहता है। अनुच्छेद 6 के बारे में बात करेंगे कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति, जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आएंगे तो उन्हें भारत की नागरिकता की व्यवस्था कौन से अनुच्छेद में? 6 में। किस में? 6 में दी हुई है ना। अनुच्छेद 7 कहता है कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जो भारत के हैं लेकिन भारत के बाहर रह रहे हैं, उन्हें भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी, पाकिस्तान उन्हें अपनी नागरिकता देगा। इन दोनों देशों के मध्य एक समझौता हुआ था जून 1947 में, जिसे 19 जुलाई 1948 में लागू किया गया और ये कहा गया कि दोनों देशों से एक दूसरे देश में आने जाने वाले व्यक्तियों को एक दूसरे देश की नागरिकता दे दी जाएगी। क्या होगा? नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, मेरी कास्ट उन्हीं की कास्ट है जो आप लोगों की कास्ट है। अगर आप सामान्य हैं तो मैं सामान्य हूं, आप ओबीसी हैं तो मैं ओबीसी हूं, है ना। टीचर की कोई जात नहीं होती। ठीक है, और जातवाद करना भी नहीं चाहिए। ये सारी चीजें आपने पढ़ ली। यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ लिया कि अनुच्छेद 7 कहता है कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित प्रावधान। अनुच्छेद 6 कहता है कि भारत आने वाले पाकिस्तान के लोगों को भारत की नागरिकता की व्यवस्था। क्लियर हो गई चीजें यहाँ तक? चलिए लिखिए, बहुत बढ़िया, शानदार। ये सारे पॉइंट हमने यहाँ तक पढ़ लिए। अब बात आती है कि सर ये आगे बात है कि सर अनुच्छेद 8 क्या कहता है। अनुच्छेद 8 कहता है कि ऐसे व्यक्ति जो भारत के हैं लेकिन भारत के बाहर अन्य देशों में रहते हैं, जो भारतीय मूल के नागरिक, भारतीय उद्भव के नागरिक हैं, जिन्हें हम पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहते हैं। जैसे आप कहेंगे सर सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक, कल्पना चावला भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक, ऋषि सोनक भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक। तो इन प्रकार के जो शब्दावलियों का यूज हो रहा है, भारतीय मूल के विदेशी नागरिक, ये इसलिए क्योंकि इनका संबंध भारत में रहा है। इनके दादा दादी, नाना नानी, मम्मी पापा में से कोई ना कोई भारत का नागरिक रहा होगा। ये विदेशों में शिफ्ट हो गए, इन्हें विदेशी नागरिकता मिल गई, लेकिन ये भारतीय मूल के नागरिक हैं। ये चाहे तो भारत की नागरिकता ले सकते हैं, जिसे हम दोहरी नागरिकता कहेंगे। इन भारतीय मूल के लोगों को अनुच्छेद 8 के अनुसार भारत की नागरिकता दी जाएगी, लेकिन इन राजनीतिक अधिकार नहीं मिलेंगे। अनुच्छेद 8 कहता है भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार
ठीक है जी। अनुच्छेद 9 क्या कहता है? यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेश की नागरिकता स्वीकार कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। खत्म कहानी। कि यदि कोई अपनी मर्जी से दूसरे देश की नागरिकता लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता जो है, भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी जी? समाप्त हो जाएगी। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत शानदार। हम बात कर रहे हैं कि सर अनुच्छेद 10 में किसी व्यक्ति की नागरिकता संसदीय विधि द्वारा ही ले जा सकती है। यानी कि नागरिकता का बना रहना कौन से आर्टिकल पर डिपेंड करता है? 10, अनुच्छेद 10 पर। किसी की नागरिकता को यदि खत्म करना है तो अनुच्छेद 10 के अनुसार खत्म किया जाएगा। अनुच्छेद 11 कहता है कि संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने के अधिकार मिले हुए हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ें, इसको आप पढ़ लें। ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिए, जल्दी जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, मैं साइड में हूँ, जल्दी से लिख लीजिए आप। लिख लिए होंगे यहाँ तक? यूजीसी और यूसीसी, यूसीसी का मतलब होता है यूनियन सिविल कोड। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, जो पूरे भारत में एक समान है। ठीक है, यूजीसी का मतलब है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान। चलिए, अब बात आती है नागरिकता संशोधन अधिनियम कब कब हुए हैं? 1955, 1986, 1992, 2003, 2005, 2015, 2019। ये पूछ ले कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में अब तक 6 बार संशोधन हुए, और कुल पूछा जाए तो 7 बार। कुल पूछा जाए तो 7 बार, लेकिन 1955 में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 बार संशोधन हुए हैं। इतना हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इतना हम लोग पढ़ेंगे, इससे आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है भैया, तो सभी को धन्यवाद।